हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन हब। आई एम अंजलि। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आई हूँ। सो आई होप यू लाइक दैट वीडियो। सो गाइस, आज हम जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी एग्जाम प्रिपरेशंस में हमारी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, first question है, who is the Director General of Aeronautical Systems in DRDO and is also known as Missile Women of India? DRDO में एरोनॉटिकल सिस्टम के महानिदेशक कौन है और उन्हें भारत की मिसाइल महिला के रूप में भी जाना जाता है? सो ऑप्शंस आर डॉक्टर टेसी थॉमस, रितु करिधाल, मुथैया वनिथा, अनुराधा टीके। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, डॉक्टर टेसी थॉमस। डॉक्टर टेसी थॉमस एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जो डीआरडीओ मीन्स डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एरोनॉटिकल सिस्टम की डायरेक्टर जनरल हैं, यानी महानिदेशक हैं। और ये डीआरडीओ में अग्नि 4th मिसाइल के लिए फॉर्मर प्रोजेक्टर डायरेक्टर भी हैं। ये पहले विमेन साइंटिस्ट है जिन्होंने भारतीय मिसाइल प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इसी रीजन की वजह से इन्हें मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात आती है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है। सो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया है डॉक्टर टेसी थॉमस। सो इन दोनों चीजों को हमें याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The government has declared face masks and hand sanitizers as essential commodities by placing them under which act? सरकार ने किस अधिनियम के तहत यानी किस एक्ट के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है? सो ऑप्शंस हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द इसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट 1955, द एपिडेमिक एक्ट 1897, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। सो द सेकंड ऑप्शन है द इसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट 1955 यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सरकार ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है ताकि वो राज्य में प्रोडक्शन को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके और इन्हीं आइटम्स की प्राइसेस को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बना सके और जो जमाखोरी और काला बाजारी हो रही है यानी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है उस पर अंकुश लगा सके, लगाम लगा सके। सो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, इसके तहत ही गवर्नमेंट ने इन दोनों को यानी फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। During the period of which Governor General Viceroy was the Indian Civil Service introduced? भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय ने की थी? सो ऑप्शंस हैं डेलहाउजी, कर्जन, बेंटिक और कॉर्नवालिस। तो जब हमारा ब्रिटिश राज चल रहा था तब वैरेन हेस्टिंग ने सिविल सर्विस की नींव रखी थी यानी इसको स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसी नींव के अंदर इसके अंदर और चेंजेस लाकर इसकी कमियों को और सुधार कर इसे स्टार्ट किया था और इस वजह से उन्हें द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है। सो चार्ल्स कॉर्नवालिस वो गवर्नर जनरल या फिर वॉइसरॉय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the name of the first indigenous testing kit for COVID-19 in India, which was launched at Pune? भारत में कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी परीक्षण किट का नाम क्या है जिसे पुणे में लॉन्च किया गया था? सो मीनल धाकले भोसले जो एक वायरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ही इस इंडिजिनस टेस्टिंग किट कोविड-19 के लिए इसको लॉन्च किया था जिसका नेम है पैथो डिटेक्ट और अभी ये जल्द ही कमर्शियल यूज के लिए ये किट अवेलेबल होगी। सो पैथो डिटेक्ट इज द नेम ऑफ इंडिजिनस टेस्टिंग किट फॉर इंडियन 90 दैट वाज लॉन्च्ड एट पुणे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थल सेना भवन इज टू बी बिल्ट इन विच स्टेट और यूटी? थल सेना भवन किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाना है? सो ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली। सो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि न्यू दिल्ली में ही थल सेना भवन आने वाले 5 सालों में तैयार होगा। अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दिल्ली कैंटोनमेंट में थल सेना भवन की नींव रखी है और ये आने वाले 5 सालों में नया हेडक्वार्टर तैयार होगा। और थल सेना भवन का अगर डिजाइन देखा जाए तो वो जस्ट लाइक राइजिंग सन, जैसे उगता हुआ सूरज होता है, इस डिजाइन में उसको डिजाइन किया जाएगा और ये 39 एकड़ में फैला होगा। सो न्यू दिल्ली में ही थल सेना भवन आने वाले 5 सालों में तैयार होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which portal of Indian Railway has won the silver in National E-Governance Award for excellence in providing citizen-centric delivery? भारतीय रेलवे के किस पोर्टल ने नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में रजत जीता है? सो ऑप्शन है वेयर इज माई ट्रेन, रेल सुविधा, रेल मदद,
रेल सारथी। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है रेल मदद, ये एक सिंगल पोर्टल है, यानी आप एक ही पोर्टल में काफी सारी फैसिलिटीज आपको ये प्रोवाइड करता है। अगर आपको किसी भी चीज की इंक्वायरी करनी हो, किसी भी चीज की शिकायत करनी हो, या आपको पार्सल की किसी चीज की इंक्वायरी करनी है, तो आपको एक सिंगल पोर्टल में, ये जो पोर्टल है रेल मदद, यहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड है। और जो ये वाला अवार्ड है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा हर साल प्रेजेंट किया जाता है। सो रेल मदद वो पोर्टल है जो हाल ही में इंडियन रेलवे ने जिसके अंदर से सिल्वर जीता है, रजत जीता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What fraction of Rajasthan's total area is covered by Thar Desert? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार रेगिस्तान से ढका है? सो ऑप्शंस हैं अराउंड 30%, अराउंड 40%, अराउंड 60% और अराउंड 70%। सो इंडिया के राजस्थान का जो 60% जोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक जो एरिया होता है, वो डेजर्ट से कवर है और इसने इंडो पाक बॉर्डर का ऑलमोस्ट एरिया कवर कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। और ये इंडिया के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध के अराउंड जितना भी एरिया है उस पे ये स्प्रेड है, उस पे ये फैला हुआ है थार डेजर्ट। सो अराउंड 60%, 60% जितना भी राजस्थान का जो टोटल एरिया है वो थार डेजर्ट से कवर है, बाकी 40% लैंड सरफेस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is the uppermost layer of the atmosphere? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत निम्न में से कौन सी है? सो ऑप्शंस देखते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। सो हमारी सरफेस से 500 किलोमीटर की दूर 500 किलोमीटर ऊपर जितना भी रीजन है उसे एक्सोस्फेयर कहते हैं और ये एटमॉस्फेयर की सबसे गर्म लेयर मानी जाती है। इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स के परमाणु मिलते हैं और एक्सोस्फेयर को एज अ फाइनल फ्रंटियर यानी अंतिम रेखा मानी जाती है हमारी अर्थ की, यानी इसके ऊपर स्पेस है और नीचे हमारा एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे जो भी हवा पाई जाती है वो बहुत ज्यादा पतली पाई जाती है। सो एक्सोस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो एक्सोस्फेयर से ऊपरी परत है हमारे वायुमंडल की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द विधान परिषद इज। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? सो ऑप्शंस देखते हैं, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड 35 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 30 ईयर्स यानी विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबरशिप के लिए मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए और इसके मेंबर बनने के लिए पर्सन जो भी इसका उम्मीदवार होगा उसे भारतीय नागरिक होना चाहिए, मेंटली वो नॉर्मल होना चाहिए एकदम, और स्टेट की वोटर लिस्ट में उसका नेम होना चाहिए, तभी वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इसकी जो बॉडी होती है वो परमानेंट बॉडी होती है, टेम्पररी नहीं होती है। सो जो 30 साल है ये मिनिमम एज लिमिट है विधान परिषद की मेंबरशिप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेपेटाइटिस अफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की यानी कि मानव शरीर में जो हेपेटाइटिस अगर हो जाए तो वो किस अंग को प्रभावित करता है? सो ऑप्शंस हैं, लिवर, पैनक्रियास, स्प्लीन और स्मॉल इंटेस्टाइन। हेपेटाइटिस का जो मेनली मतलब होता है वो होता है लिवर के अंदर सूजन। अब जैसे हमें पता है कि मानव शरीर में जो लिवर होता है वो सबसे ज्यादा मेन ऑर्गन होता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है यानी रक्त को एकदम फिल्टर करता है और जितने भी संक्रमण होते हैं उससे लड़ने के लिए हमारी हेल्प करता है। लेकिन अगर लिवर डैमेज हो रहा है, उसमें कोई खराबी है, तो जो उसके फंक्शंस होंगे उनमें भी खराबी आएगी, अफेक्ट होगा। तो इस वजह से जो हेपेटाइटिस है मेन लिवर ऑर्गन में ही ह्यूमन बॉडी की अफेक्ट करता है और इसका जो मेन रीजंस होते हैं वो होता है हैवी अल्कोहल यूज, यानी आप ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं, टॉक्सिन्स यानी कोई विषैला पदार्थ, या फिर कोई भी सर्टेन मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं जो हेपेटाइटिस हो सकता है जिसकी वजह से, और हेपेटाइटिस मेनली वायरस की वजह से ही होता है। सो लिवर वो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जो हेपेटाइटिस अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपाशा चक्रवर्ती वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कम्युनिकेशन डायरेक्टर ऑफ विच टेक्नोलॉजिकल कंपनीज इंडियन आर्म। बिपाशा चक्रवर्ती को हाल ही में किस तकनीकी कंपनी के भारतीय शाखा के संचार निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सो ऑप्शन है अमेजॉन, फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। तो जो सिस्को की फॉर्मर एग्जीक्यूटिव है यानी कि बिपाशा चक्रवर्ती, उन्हें हाल ही में फेसबुक इंडिया की न्यू कम्युनिकेशन हेड के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है और वो इंडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को कम्युनिकेशन सेक्टर पर हैंडल करेंगी। सो फेसबुक के लिए उन्हें एज अ कम्युनिकेशन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है बिपाशा चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? आईने अकबरी के लेखक कौन है? सो ऑप्शंस हैं अकबर, मुल्ला दाऊद, ईश्वर दास, अबुल फजल। सो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। अबुल फजल अकबर के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और इन्होंने अकबर के रीजन में मतलब अकबर के शासन की हिस्ट्री इस बुक में इन्होंने लिखी है और इट वॉज टाइटल एज अकबरनामा। इसका अकबरनामा जस्ट लाइक देखा जाए नेम है, लेकिन अकबरनामा के 3 वॉल्यूम थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और जो थर्ड वॉल्यूम का नेम था उसका नेम था आईने अकबरी, जो हमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड और आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यानी अकबर का जितने प्रशासनिक व्यवस्था होगी, हाउस होल्ड यानी घरेलू व्यवस्था होगी, आर्मी होगी, उसके बारे में हमें आईने अकबरी जो ये डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंडियन रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज आफ्टर मदर टेरेसा? मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? सो ऑप्शंस हैं के राधाकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, बी सत्सिवम, फली नरीमान। सो ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज कैलाश सत्यार्थी को मदर टेरेसा के बाद नोबेल पीस प्राइज मिला है। 2014 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, लेकिन जो 2014 का नोबेल पीस प्राइज था उन्हें 2 इक्वल पार्ट्स में शेयर किया गया था, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई के बीच में। कैलाश सत्यार्थी इंडिया से थे और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से थी। सो इन दोनों को ही ये नोबेल पीस प्राइज मिला था और इसका रीजन था क्योंकि इन दोनों ने ही चिल्ड्रंस और जो युवा लोग होते हैं यानी यंग पीपल जो होते हैं, इन दोनों के लिए ही इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किए और बच्चों की एजुकेशन की राइट के लिए उन्होंने काफी ज्यादा लड़ी, ये लोग स्ट्रगल किया, तो इस वजह से इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिला है आफ्टर मदर टेरेसा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलाश सत्यार्थी वो इंडियन है जिन्होंने मदर टेरेसा के बाद नोबेल पीस प्राइज रिसीव किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Right to move freely throughout the territory of India is a fundamental right under which article of the Constitution of India? भारत के पूरे क्षेत्र में यानी किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? सो ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। सो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक जितने भी जो आर्टिकल हैं ये राइट टू फ्रीडम है, हमारी जो बेसिक स्वतंत्रता हमें प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो हमारी पर्सनल लाइबर्टी यानी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है उसमें ये अलग अलग पहलुओं से हमें ये डील करवाता है। और लोकतंत्र में जो नागरिकों का, ये सबको पता है, आर्टिकल 19 बेसिक राइट है। आर्टिकल 19 बहुत ज़्यादा ज़रूरी आर्टिकल है जो हमें बेसिक फ्रीडम प्रोवाइड करता है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, क्योंकि इस आर्टिकल 19 की वजह से हमें फ्रीडम है कि हम अपने व्यूज़ रख सकते हैं, खुलकर हम बोल सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। और टू रिसाइड एंड सेटल्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी पार्ट में हम जाके फ्रीली सेटल हो सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। एंड ऑल्सो टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और हम इंडिया के किसी भी क्षेत्र में फ्रीली घूम सकते हैं, जा सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। सो आर्टिकल 19 ही वो आर्टिकल है जिसमें राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is deposited on iron in the process of galvanization? गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में आयरन पर क्या लगाया जाता है या क्या जमा किया जाता है? सो ऑप्शंस हैं टिन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस के दौरान मोल्टन जिंक यानी पिघला हुआ जस्ता, जिंक को जस्ता कहते हैं, उसे आयरन के ऊपर या फिर किसी और मेटल यानी जिस भी मेटल के लिए जरूरी होगा उसके ऊपर पिघले हुए जस्ता का एक कोट बनाया जाता है, उसके ऊपर एक लेप लगाया जाता है ताकि हम उसे जंग लगने से बचा सकें। सो जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ता, पिघला हुआ जस्ता लगाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। National Council of Educational Research and Training, that is NCRT, has signed a MOU, Memorandum of Understanding, with which foundation to telecast e-learning content for school children. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCRT ने स्कूली बच्चों के लिए ई लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो ऑप्शंस हैं रोटारी इंडिया, चाइल्ड राइट्स एंड यू, इस्माइल फाउंडेशन, अक्षय पत्र फाउंडेशन। सो ई लर्निंग को और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए अभी हाल ही में यूनियन HRD मिनिस्टर जो है श्री रमेश पोखरियाल की उपस्थिति में, अभी न्यू दिल्ली में उनकी उपस्थिति में क्लास 1 से 12 तक के जितने भी NCRT टीवी चैनल्स हैं उनके ई लर्निंग कंटेंट टेलीकास्ट करने के लिए अभी डिजिटली NCRT एंड रोटारी इंडिया के बीच में MOU साइन हुआ है। सो रोटारी इंडिया और NCRT के बीच में ही MOU साइन हुआ है ताकि वो स्कूल चिल्ड्रन के लिए ई लर्निंग कंटेंट टेलीकास्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Name the physicist who is credited with the discovery of the neutron. This 1932 discovery led to his winning the Nobel Prize. So उस भौतिक या फिर उन भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। सो ऑप्शंस है मैक्स प्लैंक, जेम्स चैडविक, एनरिको फर्मी, जीएस फ्लेमिंग। सो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि जेम्स चैडविक ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे यानी भौतिकी विज्ञान थे जिन्हें 1935 में नोबेल प्राइज मिला था। सो वो भी फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला इन्हें फिजिक्स में 1935 में। और क्यों मिला? क्योंकि उनकी 1932 की जो डिस्कवरी थी न्यूट्रॉन की उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। सो इसमें जो जेम्स चैडविक हैं ये वो फिजिसिस्ट हैं जिन्हें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए क्रेडिट दिया जाता है और 1932 में ही इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की, जिसका क्रेडिट यानी जिसका प्राइज इन्हें नोबेल पीस प्राइज 1935 में मिला। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।